हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर से जितने प्रश्न आपके टीआरई के एग्ज़ाम में आए थे, सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, जीवन की मौलिक इकाई। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे आपके टीआरई के एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न न बने हो। तो सारे जो है कि चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। यानी कि ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया था, तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपका टीआरई 3.0 में 6 to 8 में मैथ और साइंस वाले ये पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये टीआरई 3 की बात कर रहे हैं। टीआरई 2 में भी बहुत सारे प्रश्न इस जो है कि चैप्टर से आए थे। और देखिएगा यहाँ पर कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। तो कोशिका के चारों ओर की जो झिल्ली होती है वो फ्रेंड्स कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है कि बी राइट आंसर है। और ये जो है कि प्रश्न आपके इसी चैप्टर से पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। और ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ पर देखिए बीच में भी दिया गया है, लेकिन ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है तो अभ्यास के तौर पे दिया गया है। देखिए, कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से पूछा गया था, इसी चैप्टर से। और यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से देखिए कोशिका किससे बनी होती है। तो कोशिका देखिए प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है, केंद्रक की बनी होती है और कोशिका द्रव्य से बनी होती है। और यहाँ पर नीचे जब आप जाएंगे तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, यानी कि बाहरी परत है। और प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। और यह देखिए, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के जो है कि कोशिका के चारों ओर वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली हम लोग कहते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका इसी चैप्टर से था। और ये देखिए 144 नंबर का प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस, यानी कि उसी जो है कि पेपर में ही पूछ लिया गया था। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो कोशिका की खोज देखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये देखिए कहाँ से पूछा गया है। तो जैसे ही आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, देखिएगा ये तो यहाँ पर भी दिया गया है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। लेकिन यहाँ पर इसी चैप्टर में एक बार और यहाँ पर दिया गया, देखिए ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ और सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा मैं 144 नंबर का प्रश्न भी लिखा हूँ। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठ को कोशिका तथा सेल, कोशिका लैटिन शब्द में इसका अर्थ क्या है, तो छोटा कमरा। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ यहीं से जो है कि प्रश्न पूछ लिया गया था। तो अब हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग लास्ट में एमसीक्यूज को भी कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर से संबंधित। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है कि बनेगा। तो आप याद रखिएगा कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में लगाया गया था। और छोटा कमरा इसको जो है कि कहते हैं। और सेल कोशिका क्या है, लैटिन शब्द है। यहाँ से देखिएगा प्रश्न बनेगा आपके एग्ज़ाम में। यहाँ से देखिएगा ये संरचना है। तो प्याज की झिल्ली क्या होती है, तो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। और यहाँ पर देखिएगा वे सभी कोशिकाओं से बनती है, यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकी भी होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें जो है कि पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए एक कोशिकी जीव के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकी जीव है, तो दे सकता है। देखिए एक कोशिकी जीव में क्या है, तो एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव, जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये क्या है, तो एक कोशिकी जीव हैं। इन सजीवों को एक कोशिकी जीव कहते हैं। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और बहुकोशिकीय जीव में देखिएगा फंजाई, कवक, पादप और जंतु आते हैं। ये क्या है,
तो बहुकोशिकी जीव हैं। अब देखिएगा यहाँ से, प्रत्येक बहुकोशिकी जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, जैसे कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बना था प्रश्न, कोशिका का सर्वप्रथम पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। और यहाँ पर देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा एम्स लीडन 1838 में, टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। और देखिए बिरचो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया था। उन्होंने बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। और यहाँ पे देखिए 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना भी संभव हो सका। तो यहाँ से इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है कि हमें पढ़ना है। और यहाँ से देखिएगा ये क्या है? तो कुछ कोशिकाएं हैं मानव शरीर की। तो देखिएगा चिकनी पेशी कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और वसा, शुक्राणु, अस्थिक कोशिका, अंडाणु, ये सब क्या है? तो कोशिकाएं हैं। अब इन्हीं के बारे में हमें जो है कि पढ़ना है। तो देखिएगा यहाँ से कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे एक कोशिकी अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, यानी कि जो अमीबा की कोशिका होती है वो अपना आकार बदलती रहती है। और यहाँ से देखिए प्रत्येक प्रकार की कोशिका के विशिष्ट जो है कि विशिष्टता होती है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका प्रत्येक जीविता कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से प्रश्न जो है कि बना है, और मैं एमसीक्यूज में भी प्रश्न बनाया हूँ। बहुकोशिकी जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य में हृदय जो है कि क्या करता है? रुधिर को पंप करता है, तथा आमाशय क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। तो आमाशय में भोजन का पाचन होता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा प्रश्न आपके एग्जाम में कहाँ से बनेगा? तो देखिएगा कोशिका कैसे बनती है। यहाँ से देखिए कोशिका कैसे बनती है। तो कोशिका जो है कि लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। तो कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से, और कोशिका केंद्रक से, और कोशिका द्रव्य के द्वारा बनती है। तो ये जो है कि आप इसमें अब हमें इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली अथवा एक कोशिकी झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, यानी कि ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका वे के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। और कोशिका झिल्ली को इसलिए क्या कहते हैं? वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली है। और यहाँ से कोशिकाएं आपकी जो है कि कोशिका जो है कि कितने प्रकार की? तो ये देखिए कोशिका में लगभग 3 गुण दिखाई देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जिसमें आपने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में यहाँ पर आपने देखा था। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली के बाद अब हमें क्या पढ़ना है? तो प्लाज्मा झिल्ली के बाद जो है कि अब हमें यहाँ पर देखिए एक कोशिकी अलवणी जली जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण जल द्वारा ग्रहण करती हैं। तो एक कोशिकी अलवणी जली जीवों द्वारा, अधिकांश पादप क्या करते हैं? तो कोशिकाएं परासरण जल द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से है। और पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण क्या कहता है? तो परासरण कहलाता है। तो परासरण किसे कहेंगे? तो पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बन अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है कि लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा अब आपको क्या पढ़ना है? तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली की रचना केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। ठीक है। और देखिएगा कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकी जीवों में कोशिका के
वह पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है और ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और अमीबा अपना भोजन इसी प्रकार ग्रहण करता है, यानी कि कूटपाद के द्वारा। ठीक है, तो यही प्रश्न जो है कि बनेगा आपके एग्जाम में। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा कोशिका भित्ति के बारे में अब आपको पढ़ना है। तो देखिए, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है और पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। और देखिएगा, यहाँ से रियो पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ, इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो, छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्या कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आप जो है कि इसको सूक्ष्मदर्शी से जब आप देखेंगे तो किसी पत्ती को में रख के, तो इसमें आपको जो है कि छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, वही जो है कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो पत्ती में जो है कि क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, देखिए, केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। यानी कि जो परासरण होता है द्वारा जल का अवशोषण होता है, यह क्षमता सिर्फ जीवित कोशिकाओं में ही होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं होती है। और कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया कोशिकाओं की अपेक्षा कम तनु जो है कि विलयन अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे जो है कि बनाए रखती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए, केंद्रक के बारे में आपको जो है कि पढ़ना है। तो देखिएगा, केवल देखिए, कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा। और आपके एग्जाम में देखिएगा, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफ्रोनिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कोशिका को जो है कि रंगेंगे तो इसको हम लोग आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफ्रोनिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यानी कि केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और यहाँ से देखिए, केंद्रक में क्या होते हैं? तो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय जो है कि छड़ाकार दिखाई देते हैं। और देखिए, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है, ठीक है, जो क्रोमोसोम में क्या होती है? तो आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। वे माता पिता में डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। और देखिए, क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी प्रश्न बना है और बनेगा भी। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये किससे बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए अणु में जो है कि कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। और यहाँ से डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। और जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के, यहाँ से देखिएगा, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, बैक्टीरिया जैसे जीवों, कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। यानी कि बैक्टीरिया में क्या होती है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्राय क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट किसे कहेंगे? तो ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो प्रोकैरियोट होगा। और प्रोकैरियोट, ये देखिए, और आगे देखिए, जिन जीवों में कोशिका झिल्ली में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोट कहते हैं। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में आप जो है कि अंतर देख लीजिएगा। अंतर एक ही है,
जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगी वो प्रोकैरियोट कहलाएगा, और जिन जीवों में कोशिका में केंद्रक झिल्ली होगी उसे यूकैरियोट कहा जाएगा। तो यही प्रश्न जो है कि बेसिक हैं, आपके एग्जाम में बनेंगे। और यहाँ से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। तो ये जो है कि महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और आप जो है कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, तो कोशिका, यहाँ से कोशिका द्रव्य के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए कोशिका द्रव्य होता क्या है, तो यहाँ से देखिएगा, कोशिका एक बड़ा क्षेत्र है जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है। और देखिएगा कोशिका द्रव्य अथवा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनाया जाता है, तो ये इसमें है। और देखिएगा प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली अथवा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। तो ये ही अंतर है, बेसिक है। और यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कि यहाँ पर अंतर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें जो है कि यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम 1 पाया जाता है, और इसमें 1 से अधिक, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम 1 से अधिक होता है और इसका आकार जो है कि छोटा होता है, और यूकैरियोटिक का बड़ा होता है और प्रोकैरियोटिक का छोटा होता है। और केंद्रक क्षेत्र होता है, और इसमें देखिए केंद्र की क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा होता है। तो ये अंतर है, और यहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से देखिएगा कोशिका अंगक क्या है, तो यहाँ से देखिएगा अंतर्द्रव्यी जलिका और गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो ये क्या है, कोशिका अंगक हैं, और इन्हीं के बारे में जो है कि हमें बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर्द्रव्यी जलिका के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, तो ये लंबी नलिका अथवा गोलकार या आयताकार थैलों पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है, ठीक है। तो ये क्या है, और अंतर्द्रव्यी जलिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्यी जलिका 2 प्रकार की होती है, एक क्या होती है, तो खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जलिका, और एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका होती है। तो ये दो प्रकार की होती है। और यहाँ से देखिएगा राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषित होती है। और यहाँ से अब हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ से अब हमें गाल्जी उपकरण के बारे में पढ़ना है। तो गाल्जी उपकरण क्या है, तो देखिए कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती है। तो ये बेसिक पूछा जा सकता है कि कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि समांतर रूप से सजी होती हैं, तो ये है गाल्जी उपकरण, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिएगा आगे लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में क्या होता है, तो जिसमें क्या होते हैं, तो लाइसोसोम में जो है कि जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम में क्या होते हैं, तो पाचक एंजाइम होते हैं, और RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। यानी कि RER का मतलब क्या है, तो RER का मतलब आप जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। RER का मतलब, तो RER का मतलब क्या होता है, तो अंतर्द्रव्य, ये देखिए RER का मतलब खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जलिका, यानी कि खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जलिका क्या निर्माण करती है, तो ये जो है कि पाचक एंजाइमों का लाइसोसोम में निर्माण करती है, ठीक है। और यहाँ से देखिए लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। और लाइसोसोम को हम लोग क्या कहेंगे, तो लाइसोसोम को हम लोग इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो कोशिका का जो है कि आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो यही सब बेसिक हैं, 1-2 लाइनें हैं, और यहीं से जो है कि प्रश्न बन जाता है और जो है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये गाल्जी नामक ये वैज्ञानिक हैं जिनको किसमें, तो 1906 में इन्हें सैंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये गाल्जी नामक वैज्ञानिक हैं और इनको जो है कि 1906 में जो है कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें पढ़ना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या है, तो बिजली घर है जिसे पावर हाउस हम लोग कहते हैं।
और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली क्या होती है, बहुत अधिक वलित होती है। और ये जो है कि वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं और जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें अपना क्या होता है, तो डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेती है। तो यहाँ से प्लास्टिड के बारे में देखेंगे तो प्लास्टिड देखिएगा, प्लास्टिड ये प्लास्टिड जो होता है ये केवल पादपों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि प्लास्टिड निम्न में से किन में पाया जाता है, तो ये केवल पादपों में पाया जाता है। और प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन प्लास्टिड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो कि श्वेत तथा रंगीन प्लास्टिड होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। और यहाँ से देखिएगा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं, जिसे ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और रसधानियाँ क्या है, तो देखिएगा जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो यहाँ से दो लाइनें आपको याद रखनी है, जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होंगी और पादप कोशिकाओं में क्या होंगी, रसधानियाँ बड़ी होंगी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा और भी प्रश्न आपके एग्जाम में कहाँ से बनेगा, देखिए यहाँ से देखिएगा पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में उपस्थित में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल अथवा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं और कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल अथवा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में बनेगा। देखिए इसका पीडीएफ आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है जैसे क्लास ख़त्म होती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि मेन चीज़ों को हाईलाइट जो किया हूँ उनको जो है कि आप नोट कर लीजिएगा और अपना जो है कि नोट बेहतरीन बनाइएगा और आराम से जो है कि यहीं से प्रश्न आएंगे और आए भी हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन देखिए कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। देखिए नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। देखिए सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, यानी कि सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये जो है कि नई कोशिकाओं बनने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। देखिए यहाँ से देखिएगा कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सूत्री विभाजन कहते हैं। और यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि चैप्टर ख़त्म होता है। और यहाँ से आपने इस चैप्टर में क्या सीखा, तो देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, तो देखिए यहाँ से कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। और यहाँ से देखिएगा कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। और देखिए कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। और यहाँ से देखिए पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो यही से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। देखिए पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए यूकैरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। और यह जो है कि कोशिका की जीवन प्रक्रिया को
निर्देशित करता है। और देखिए ईआर अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पाद सतह के रूप में कार्य करता है। और देखिएगा यहाँ से गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग करता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा यहाँ से अधिकांश पादप, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, अधिकांश पादप क्या करते हैं, कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक जैसे लिपिड होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हमने क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। देखिए क्रोमोप्लास्ट क्या है, तो क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो संचयन होता है। तो ये संचयन का कार्य करते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यहाँ से देखिएगा अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है। यानी कि जो रसधानी होती है वो क्या करती है, तो स्फीति को बनाए रखती है। और यह अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, तो संगहित महत्वपूर्ण पदार्थ का संचयन करती है। और यहाँ से देखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। और यूकेरियोट में क्या होता है, देखिए प्रोकैरियोटी जो कोशिकाएं होती है इसमें क्या होता है, तो झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, अंगक होता है। और यहाँ से देखिएगा क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। और यहाँ से देखिएगा जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अब देखिए यहाँ से आपका जो है कि ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी MCQs हैं अब हम लोग उसको करेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। और प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं जो कि एक समान होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से जब आप देखेंगे जैसे ही जो है कि चैप्टर स्टार्ट होता है और प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं। देखिए यहाँ पर मैं एरो भी दिया हूँ। देखिए मैं खुद ही बुक्स को पढ़ता हूँ ताकि जो है कि आपको जो है कि एक भी प्रश्न अगर इस चैप्टर से आए आपके एग्जाम में तो एक भी प्रश्न आपको छूटे ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं और यहाँ से प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोशिकाओं के आधार पर जीव कौन कौन से प्रकार होते हैं। यानी कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो देखिए कोशिकाओं के आधार पर जो जीव होते हैं ये एक कोशिकी भी होते हैं और बहुकोशिकी भी होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से वे कोशिकाओं से बनते हैं, यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकी भी होते हैं। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो प्रत्येक बहुकोशिकी जीव एक कोशिकी से ही विकसित हुए हैं। तो यहाँ से यानी कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी भी जीव होते हैं कोशिकाओं के आधार पर। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ऐसे वैज्ञानिक थे जो कोशिका में केंद्रक का पता लगाए थे। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा, शायद प्रश्न बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी आपके जो है कि NCERT में दिया गया है। देखिए कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। और यहाँ पे देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने, यहाँ पे देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो यहाँ से मैं आपका प्रश्न बना दिया था और अगर एग्जाम में बन जाए तो आप जो है कि इसको याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा मानव शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं। यानी कि जो मानव शरीर होता है उसमें उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो अलग अलग होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। और एक कोशिकी अमीबा में कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो एक कोशिकी अमीबा में कोशिकाएं होती हैं ये आकार बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं जैसे एक कोशिकी अमीबा। तो यहाँ से आपका जो है कि मैं प्रश्न बनाया था जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ से जब आप देखेंगे फ्रेंड्स
प्रश्न नंबर 6 को, तो तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है। तो तंत्रिका कोशिका का आकार जो है कि स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो तंत्रिका यहाँ पे आप जो है कि देखेंगे तो यहाँ से मैं जो है कि बनाया हूँ, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, तो एक कोशिकी अमीबा का इसमें उदाहरण है। और यहाँ पे कुछ जीव कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न आपका, कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका हम लोग किसे कहेंगे, तो कोशिका हम लोग उन्हीं को कहेंगे सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, और सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो कोशिका कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न, श्रम विभाजन किन जीवों में होता है। तो श्रम विभाजन होता है मुख्य रूप से यहाँ पर बहुकोशिकी जीवों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो बहुकोशिकी जीवों में श्रम विभाजन होता है। जैसा कि मनुष्यों में इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है और आमाशय भोजन का पाचन करता है। तो यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको जो है कि आप कैप्चर करिएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न, तो प्रत्येक कोशिका में कौन से गुण दिखाई देते हैं। तो प्रत्येक कोशिका में जो है कि दिखाई देते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये प्रत्येक कोशिकाओं में ये गुण दिखाई देते हैं, जिसको आप जो है कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग 10 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो एक एक लाइन में जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और जैसे कि आप जब एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और देखिए, मैं खुद पढ़ के ये आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो देखिए मेरी बहुत मेहनत लगी है। और देखिएगा फ्रेंड्स, जब आप चैनल पे कमेंट करते हैं और जब आप जो है कि अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं तो हमें जो है कि बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न हमारा, देखिए कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली, और यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न, यहाँ से कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है। तो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली ये होती है वर्णात्मक परागम्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स जब आप जाएंगे तो देखिए, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न मैं बनाया था। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न, विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कैसी होती है। तो विसरण जो प्रक्रिया होती है, इसमें गैस की गति होती है हमारी उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विसरण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें गैस की गति हमारी उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर होती है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और जब आप जो है कि देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ सकते हैं। और हमने देखा कि कुछ पदार्थों की गति उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर होती है। तो इसमें जो है कि गैसों का विसरण होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और ये सारी गैसें हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न भी आपका क्लियर होता है। और प्रश्न नंबर 12 की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा हमने ऊपर अभी दिखाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। तो विसरण के द्वारा निकलती है, इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 13 नंबर का प्रश्न, अगर कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखते हैं तो कोशिका पर क्या प्रभाव
पड़ता है। तो कोशिका पर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा कोशिका फूलने लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे पादप कोशिकाओं में शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखे तो, और यहाँ पे जब आप परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। और इसमें जो है कि यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर आने जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। ठीक है, तो इसको जो है कि मैंने यहाँ से प्रश्न बनाया था बहुत ही बारीकी से, और बीपीएससी भी बहुत ही बारीकी से प्रश्न पूछ रहा है, यह आपने देखा होगा। ठीक है, और आपने देखा होगा यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न, यदि कोशिका के बाहर विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो विलयन क्या होगा। तो विलयन यहाँ पर होगा फ्रेंड्स अति परासरण विलयन। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा अति परासरण, यदि देखिए कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे अति परासरण दाबी विलयन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्रश्न आपका बनाया था। ठीक है, और देखिए यहाँ से अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका के फूलने का कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर का प्रश्न, अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका के फूलने का कारण क्या है। तो यहाँ पे जल का कोशिका के अंदर आना, यही जो है कि कोशिका के फूलने का कारण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैंने जो है कि आपका जो है कि दिखाया था। और यहाँ पे देखिए जल के अणु, यहाँ पे देखिए जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि कोशिका जो है कि कोशिका के अंदर गया। ठीक है, जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। तो ये जो है कि आपका फैक्ट है। और यहाँ से देख पा रहे होंगे आप 16 नंबर का प्रश्न, एक कोशिकीय जीव प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे तो एंडोसाइटोसिस, यहाँ पे देखिएगा एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही साइंस के नाम होते हैं एंडोसाइटोसिस। और ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी, देखिए एंडोसाइटोसिस ये जो है कि इसके द्वारा एक कोशिकीय जीव जो है कि एंडोसाइसिस के द्वारा भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यहाँ पे जब आप देख पा रहे होंगे कोशिका झिल्ली लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन अथवा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अमीबा अपना भोजन इसी प्रकार जो है कि प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि अमीबा किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन जो है कि प्राप्त करता है, तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, और देखिएगा आगे यहाँ से जो है कि आपका 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पादप कोशिका भित्ति किन अणुओं से बनी होती है। यानी कि जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किन अणुओं से बनी होती है। तो ये जो है कि सेलुलोज के अणुओं से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए, देखिए पादप कोशिका की भित्ति ये सेलुलोज के अणुओं से बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। यानी कि एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव में देखिएगा अमीबा भी आता है और पैरामीशियम और क्लेमिडोनास। ठीक है, तो उपयुक्त जो है कि सभी जो है कि आपके राइट आंसर हैं। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एक कोशिकीय जीव में आप नोट कर लीजिएगा अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमिडोनास। ठीक है, और यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि देख पा रहे होंगे एकमात्र कोशिकी स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा। ठीक है, अमीबा, क्लेमिडोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ही हो सकती है। ठीक है, इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो मैंने यहाँ से प्रश्न बनाया था और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे क्रोमोसोम किसका बना होता है। तो क्रोमोसोम फ्रेंड्स यहाँ पे बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ए व बी दोनों। ठीक है, तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, देखिए क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ से मैंने प्रश्न को बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप नोट डाउन करिएगा कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है, यानी कि कोशिका का जो अपशिष्ट होता है उसको निपटाने वाला तंत्र कौन सा है, तो उसको जो है कि निपटाने वाला तंत्र यहाँ पर है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसका कार्य ये होता है कि कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को ये निपटाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला जो है कि तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका के अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है जो मैं कैप्चर किया हूँ और आप भी कैप्चर कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 21 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसको कोशिका का बिजली घर कहते हैं जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, यानी कि कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं और जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, तो वो है माइटोकांड्रिया। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिएगा माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है। तो ये जो है कि आपका यहाँ पे देखिए माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है। और माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं हाईलाइट किया हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे प्रश्न नंबर 22, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक चीज़ क्या है। तो पौधों में जो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत अधिक आवश्यक चीज़ क्या है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिए पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जो है कि दिया गया है आपके जो है कि बुक में, क्लास 9th के बुक में दिया गया है, और मैं जो है कि हाईलाइट भी किया हूँ। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, और यहाँ